फिल्म की शुरुआत में हमें देखने मिलता है कि हमारी नरेटर एक कंपेनियन के तौर पर मिसेस वैन हॉपर के साथ काम कर रही है। दिखाया जाता है कि उस दिन उसी होटल में मिस्टर डी विंटर की आमद भी मुतवक्को होती है और मिसेस वैन हॉपर हमारी नरेटर से कहती है कि वो मिस्टर डी विंटर की सीट उसके साथ रिजर्व करवा दे। हमें बताया जाता है कि मिस्टर डी विंटर लंदन के मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स में से अब एक हैं जो कि मैंडरली के मालिक हैं और उनकी बीवी पिछले साल मर चुकी है। मिस्टर डी विंटर की सीट अपनी ओनर के साथ बुक करवाने के लिए हमारी नरेटर वेटर को रिश्वत देने की कोशिश करती है, जिस दौरान उसका बैग नीचे गिर जाता है और उसमें पड़े हुए सारे कॉइन्स भी नीचे गिर जाते हैं। इससे हमारी नरेटर काफ़ी एम्बेरस होती है और उसके पीछे खड़ा एक शख्स भी उसकी सारी बातें सुन चुका होता है और वो आकर उसे कहता है कि मिस्टर डी विंटर एक बहुत ही खड़ूस इंसान है, इस वजह से बेहतर होगा कि अगर वो उसकी सीट अपने इर्द गिर्द मत रखवाए। उतनी देर में दिखाया जाता है कि उस शख्स को वेटर मिस्टर डी विंटर कहकर बुलाता है, जिससे ये बात साबित होती है कि वो दरअसल खुद ही डी विंटर है। अब ये पूरी सिचुएशन हमारी नरेटर के लिए काफ़ी एम्बेरसिंग हो जाती है। लंच के दौरान दिखाया जाता है कि मिसेस वैन हॉपर खुद ही मिस्टर डी विंटर को घेर लेती हैं और इस पर्पस के लिए वो नरेटर से कहती है कि वो उसके कमरे से हाल ही में उसकी शादी हुई नेफ्यू की तस्वीर लेके आए। हमारी नरेटर वो तस्वीर देकर वापस नहीं मुड़ती, जिसके बाद मिसेस वैन हॉपर अपनी दोस्तों के सामने उसका मजाक उड़ा रही होती है कि ये भी आम लड़कियों की तरह एक एलिजिबल बैचलर से मिलकर अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी है। अगले दिन दिखाया जाता है कि मिसेस वैन हॉपर बीमार हो जाती हैं और वो नाश्ते के वक्त सुबह नीचे नहीं आ पाती, जिसकी वजह से होटल वाले हमारी नरेटर को भी नाश्ते पे टेबल की सीट नहीं देते, क्योंकि वो उसे कहते हैं कि ये होटल्स दरअसल मालिकों के लिए है, ना कि उनके मुलाजमों के लिए। तो जब तक उसकी मालिकन उसके साथ नहीं होगी वो यहाँ बैठकर नाश्ता नहीं कर सकती। मिस्टर डी विंटर ये सब सुन लेते हैं और उसे अपने साथ बैठने की दावत देते हैं और दिखाया जाता है कि वो दोनों नाश्ते के दौरान काफ़ी इंजॉय करते हैं। जब वो अपने रूम में वापस आती है तो उसे मिस्टर डी विंटर की तरफ से एक कार्ड रिसीव होता है, जिसमें मिस्टर डी विंटर उसे अपने साथ डिनर पर जाने की दावत देते हैं। क्योंकि मिसेस वैन हॉपर बीमार होती हैं, इस वजह से हमारी नरेटर भी काफ़ी छुप छुपाकर उनसे निकल जाती है और ये सिलसिला इस तरह से काफ़ी दिन चलता रहता है। दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ के बीच पर भी घूमने जाते हैं और बहुत सी जगह साथ मिलकर घूमते हैं और मिस्टर डी विंटर अपना सारा वक्त हमारी नरेटर के साथ बहुत इंजॉय करते हैं। इसी दौरान नरेटर को गाड़ी में पड़ी हुई मिस्टर डी विंटर की एक पोइट्री की बुक मिलती है, जिसे खोलने पर उसे पता चलता है कि वो उसकी एक्स वाइफ की तरफ से गिफ्ट था। मिस्टर डी विंटर को उसकी ये बात पसंद नहीं आती कि उसने उसकी पर्सनल चीज़ों को छुआ है और वो उसे कहता है कि इसको वापस रख दे, जिस पर नरेटर को काफ़ी शर्मिंदगी का सामना होता है। हफ्ते बाद जब मिसेस वैन हॉपर ठीक हो जाती हैं तो वो नरेटर से कहती हैं कि वो कल सुबह ही वापस जाएंगे, क्योंकि अब वो इंग्लैंड को मिस कर रही है और वो उसे अपने साथ डिनर पर भी नीचे नहीं लेके जाती और उसे कहती है कि सारा सामान पैक करे। नरेटर, जो कि मिस्टर डी विंटर को पसंद करने लग गई थी, वो इस चीज़ से काफ़ी परेशान होती है और मिसेस वैन हॉपर काफ़ी चालाक किस्म की खातून दिखाई गई हैं। उन्हें फ़ौरन समझ आ जाती है कि हमारी नरेटर को मिस्टर डी विंटर से इश्क हो गया है। यहाँ वो हमारी नरेटर को दिलासा देते हुए कहती हैं कि मिस्टर डी विंटर उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बीवी की मौत से काफ़ी ज़्यादा गमज़दा हैं और वो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी का गम भुलाने की वजह से, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम उनकी क्लास और सोसाइटी से बिलोंग नहीं करती, इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी मिस्टर डी विंटर को भुला दो और लंदन जाके अपनी ही क्लास में कोई लड़का ढूंढ लेना। इन सब बातों से नरेटर और भी दिल बर्दाश्ता होती है और अगले दिन दिखाया जाता है कि ट्रेन स्टेशन पर जाने से पहले वो हिम्मत जुटाकर मिस्टर डी विंटर के कमरे में चली जाती है और वहाँ जाके उनसे कहती है कि वो लोग आज वापस जा रहे हैं। मिस्टर डी विंटर भी उसके जाने से परेशान होते हैं और उसको कहते हैं कि वो उसके साथ मैंडरली चले। यहाँ पे हमारी नरेटर को लगता है कि शायद मिस्टर डी विंटर उसे अपनी सेक्रेटरी के तौर पर अपने साथ ले जाना चाहते हैं, मगर मिस्टर डी विंटर हमारी नरेटर से कहते हैं कि वो उनकी बीवी के तौर पर उनके साथ मैंडरली जाएगी। वो दोनों ये खबर मिलकर मिसेस वैन हॉपर को सुनाते हैं और मिस्टर डी विंटर के सामने तो मिसेस वैन हॉपर बहुत ज्यादा खुशी का इजहार करती हैं, मगर उनके जाने के बाद वो हमारी नरेटर को काफी लान तान करती हैं। उसे कहती हैं कि वो कभी भी अपनी पुरानी बीवी रेबेका को नहीं भुला पाएगा। शादी के बाद मिस्टर डी विंटर हमारी नरेटर को लेकर मैंडरली आ जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर घर के सब सर्वेंट्स बाहर उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं। उतनी देर में दिखाया जाता है कि मिस्टर डी विंटर ऑफिस के किसी काम की वजह से कुछ पेपर साइन करने लग जाते हैं और वो हमारी नरेटर से कहते हैं कि उतनी देर तक वो घर का मुआयना कर ले। घर की देखरेख पर मामूर लेडी मिसेस डैनवर्स हमारी नरेटर को पूरे घर की सैर करवाती है, जिसमें वो उसे मैंडरली की हिस्ट्री बताती है कि मैंडरली को डी विंटर फैमिली के पास 300 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। फिर वो हमारी नरेटर को लेकर उसके मास्टर बेडरूम में आती है, जो दिखाया जाता है कि ईस्ट विंग में है। हमारी नरेटर मिसेस डैनवर्स से पूछती है कि इसकी खिड़कियों से तो समंदर नहीं दिखता, जिस पर मिसेस डैनवर्स कहती है कि वो वेस्ट विंग से दिखता है।
और वो साथ ही उसे ये भी बताती है कि पुरानी मिसेस डी विंटर यानी कि रेबेका वेस्ट विंग में रहती थी क्योंकि वेस्ट विंग के रूम्स यहाँ से ज़्यादा बड़े हैं। नरेटर को ये बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि उसे फील होता है जैसे मिसेस डेनवर्स उसकी पोजीशन के ऊपर टोंट कर रही हों, मगर वो हंसकर इस बात को टाल देती है और कहती है कि ये रूम भी बहुत खूबसूरत है। इसके बाद दिखाया जाता है कि नरेटर मिस्टर डी विंटर से कहती है कि वो अब उसके साथ कुछ भी शेयर कर सकता है, जिस पर मिस्टर डी विंटर उसे कहते हैं कि हर शादी के अपने कुछ सीक्रेट्स होते हैं। यहाँ हमारी नरेटर उन्हें कहती है कि अगर वो चाहें तो उनसे रेबेका के बारे में बात कर सकते हैं, मगर मिस्टर डी विंटर दूसरी तरफ मुंह कर सो जाते हैं। दिखाया जाता है कि रात को नरेटर को एक अजीब सा ख्वाब आता है जिसमें उसे एक लड़की दिखाई देती है जो भाग रही है। इस अजीब से ख्वाब से उसकी आंख खुल जाती है और जब वो देखती है तो डी विंटर अपनी जगह पर मौजूद नहीं होता। उसके ताक़ुब में कमरे से बाहर निकलती है तो हमें देखने मिलता है कि मिस्टर डी विंटर नींद में चल रहे हैं। नरेटर उन्हें जगाने ही वाली होती है कि पीछे से मिसेस डेनवर्स आ जाती हैं और वो उसे ऐसा करने से रोक देती हैं क्योंकि उनका कहना है कि किसी नींद में चलते इंसान को जगाना खतरनाक हो सकता है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि नींद में चलते चलते मिस्टर डी विंटर वेस्ट विंग के अंदर दाखिल हो जाते हैं और मिसेस डेनवर्स आगे से दरवाजा बंद कर देती हैं। अगली सुबह जब नरेटर की आंख खुलती है तो मिस्टर डी विंटर फ्रैंक यानी कि अपने ऑफिस असिस्टेंट के साथ नाश्ता कर चुके होते हैं और जब हमारी नरेटर उनसे उनकी नींद में चलने का पूछती है तो वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि नरेटर इस बड़े से घर में अकेली बोर हो रही होती है कि उसका ध्यान उनके डॉग्स पर पड़ता है जो कि वेस्ट विंग की जानिब दाखिल हो रहे होते हैं। नरेटर भी उनके पीछे चली जाती है और वहाँ पर उसे रेबेका का स्टडी रूम मिलता है। वो इस स्टडी रूम में रेबेका की चीजें देखती है जहाँ पे उसे कुछ फैशन मैगजीन्स, रेबेका की डायरीज जिन पे खूबसूरती से उसका नाम साइंड है वो मिलती हैं। ऐसा फील करवाया जाता है कि जैसे नरेटर रेबेका की चीजों को देखकर बहुत मरऊब हो रही है क्योंकि शायद उन दोनों में काफी क्लास डिफरेंस था। इसी दौरान नरेटर से एक शो पीस टूट जाता है और वो काफी डर जाती है और डर के मारे वो उसे वहाँ से उठाकर छुपा देती है, जिस दौरान उसका हाथ कट जाता है। नरेटर बैंडेज लेने के लिए किचन में आती है जहाँ पर मिसेस डेनवर्स उसे लंच का मेन्यू पूछती हैं और नरेटर को कुछ नहीं सूझता तो वो उनसे कहती है कि वो वही बना दे जो रेबेका उनसे बनवाती थी, जिससे ये बात साबित होती है कि नरेटर में खुद डिसीजन पावर बिल्कुल भी नहीं है और ना ही उससे अभी उस घर में अपनी पोजीशन बनवाई जा रही है। शाम में मिस्टर डी विंटर और हमारी नरेटर बाहर समंदर की तरफ आते हैं जहाँ पर उनसे उनका डॉग भाग जाता है। नरेटर भी डॉग के पीछे भागती है और डॉग भागते भागते एक सी हाउस के करीब आ जाता है। अंदर जाने पर कर्टन के पीछे हमारी नरेटर को लगता है जैसे कोई मौजूद है। जब वो पर्दा खींचती है तो पीछे एक शख्स बैठा होता है जिसे देख के वो डर जाती है। वो उसे बताता है कि वो यहाँ नहीं रहता, वो बस वैसे ही यहाँ आया था और साथ ही वो हमारी नरेटर से कहता है कि वो अब यहाँ नहीं आती, यानी कि उसका इशारा रेबेका की तरफ था और वो उसे कहता है क्योंकि वो समंदर की जानिब चली गई थी इसलिए अब वो यहाँ नहीं आती, जिससे हमारी नरेटर ये नतीजा अखज़ करती है कि शायद रेबेका की मौत डूबने की वजह से हुई हो। और इसके साथ ही वहाँ पर मौजूद शख्स हमारी नरेटर से कहता है कि तुम उससे बहुत मुख्तलिफ हो। नरेटर जब बोट हाउस से बाहर निकलती है तो मिस्टर डी विंटर नीचे खड़े उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बाहर निकलने पर वो मिस्टर डी विंटर से कहती है कि मुझे समझ आ गई है कि आप इस जगह क्यों नहीं आना पसंद करते, और साथ ही वो मिस्टर डी विंटर से ये भी कहती है कि अगर आप खुद मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हादसा हुआ था। मगर मिस्टर डी विंटर उसे कुछ भी बताए बगैर वापसी की तरफ रवाना हो जाते हैं। नरेटर भी उनके पीछे चल पड़ती है, मगर साथ ही दिखाया जाता है कि आसमान में कुछ अजीब किस्म के पैटर्न्स बनना शुरू हो जाते हैं जो किसी की मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। मिस्टर डी विंटर की सिस्टर और बहनोई नरेटर से मिलने आते हैं और उनके साथ उनकी दादी भी होती है। मिस्टर डी विंटर की सिस्टर हमारी नरेटर से कहती है कि उसे एंजॉयमेंट के लिए कुछ करना चाहिए, जिस पर नरेटर कहती है कि मैं वापस बॉल अरेंज करने का सोच रही हूँ जिस तरह से रेबेका किया करती थी। सब उसके आइडिया को बहुत सपोर्ट करते हैं, मगर मिस्टर डी विंटर इस बात पर थोड़े खफा हो जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि उनकी दादी जिनको थोड़ी भूलने की बीमारी है उन्हें रेबेका याद आ जाती है और वो हमारी नरेटर से कहती है कि तुम उसकी जगह पर क्यों आई हो। इस बात से नरेटर थोड़ी शर्मिंदा भी होती है क्योंकि उसकी दादी उसकी काफी इंसल्ट करती है, जिस पर डी विंटर की सिस्टर और उसका बहनोई उसकी दादी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और जाते जाते मिस्टर डी विंटर की सिस्टर उसे बताती है रेबेका की हर एक के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और हर कोई रेबेका को बहुत ज्यादा पसंद करता था। मिसेस डेनवर्स मिस्टर डी विंटर के जरिए टूटे हुए शो पीस के बारे में दरियाफ्त करवाती है, जिस पर नरेटर उन सबको बता देती है कि वो शो पीस उससे टूटा था। मगर नरेटर को ये काफी अजीब लगता है कि मिसेस डेनवर्स इतना अथॉरिटेटिव बिहेवियर शो कर रही हैं। नरेटर फ्रैंक से रेबेका की मौत के बारे में दरियाफ्त करती है। फ्रैंक उसे बताता है कि रेबेका बहुत अच्छी सेलर थी, मगर उस दिन समंदर में बहुत भयानक तूफान आया था जिसकी वजह से रेबेका डूब गई थी। घर वापस आने पर नरेटर वेस्ट विंग की जानिब जाती है जहाँ वो रेबेका के बेडरूम में जाती है जो कि इंतहाई खूबसूरत दिखाया गया है। उतनी देर में मिसेस डेनवर्स भी वहाँ आ जाती है और वो
उसे बताती है कि मिस्टर डी विंटर रेबेका को बहुत प्यार करते थे। नरेटर उसे कहती है कि क्या मिस्टर डी विंटर ने उसे कहा है कि रेबेका के रूम को हमेशा साफ सुथरा और बिल्कुल वैसा ही रखे जैसा रेबेका की मौजूदगी में था। तो मिसेस डेनवर्स कहती है कि मिस्टर डी विंटर को कहने की जरूरत नहीं है, रेबेका अभी भी यहीं मौजूद है। और वो नरेटर से कहती है कि मैं हर बार ये सोचती हूँ कि वो तुम्हें देखकर क्या सोचती होगी, क्योंकि तुम उसकी जगह पर आ गई हो और उसका नाम भी इस्तेमाल कर रही हो, मिसेस डी विंटर का। यहाँ से नरेटर गुस्से से वापस अपने कमरे में आ जाती है और जब वो सोने लेटती है तो उसे एक भयानक किस्म का सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि मिस्टर डी विंटर वापस नींद में चलते हुए वेस्ट विंग की तरफ जा रहे हैं। और जब नरेटर उनके पीछे उन्हें जगाने जाती है तो जंगली पौधे उसे अपनी लपेट में लेकर जमीन के अंदर धंसा देते हैं। सीन्स बदलते हैं और हम देखते हैं कि मिस्टर डी विंटर किसी काम से लंदन चले जाते हैं तो पीछे से रेबेका का एक कजन मैंडरली आता है। नरेटर उसे बताती है कि मिस्टर डी विंटर घर पर नहीं है, जिस पे वो कहता है कि उसे मिसेस डेनवर्स ने इनवाइट किया है और वो बातों ही बातों में जबरदस्ती नरेटर को अपने साथ राइडिंग के लिए ले जाता है। वापस आने पर नरेटर को पता चलता है कि मिस्टर डी विंटर को ये शख्स शदीद नापसंद है और इसका यहाँ आना जाना उन्होंने बैन किया हुआ था। तो वो मिसेस डेनवर्स को कन्फ्रंट करती है, जिस पे उनका कहना था कि उन्होंने इस शख्स को नहीं बुलाया। मिस्टर डी विंटर के वापस आते ही उनका बटलर उन्हें रेबेका के कजन की आमद की खबर दे देता है, जिससे वो शदीद गुस्से में आ जाते हैं और अपनी बीवी से काफी नाराज होते हैं कि वो उसके साथ राइडिंग पे क्यों गई। नरेटर फौरन समझ आती है कि ये शिकायत मिसेस डेनवर्स ने मिस्टर डी विंटर को लगवाई है, जिस वजह से वो मिसेस डेनवर्स को उनकी जॉब से फारिग करने का नोटिस देती है। और नोटिस मिलते ही मिसेस डेनवर्स अपनी मजबूरियों का रोना रोने लगती हैं, जिस पर नरेटर उन्हें एक चांस और दे देती है। इसके बाद सीन्स बदलते हैं और हमें दिखाया जाता है कि नरेटर पार्टी बॉल की तैयारियां कर रही है और इस बार मिसेस डेनवर्स उसका भरपूर साथ दे रही हैं। पार्टी में पहनने के लिए ड्रेस का मशवरा नरेटर को उसकी मेड देती है, जिस पे वो उसे कहती है कि वो हॉलवे में लगी पेंटिंग वाला ड्रेस बनवा ले। नरेटर ऐसा ही करती है और जब पार्टी वाले दिन वो ड्रेस पहनकर नीचे आती है तो मिस्टर डी विंटर, उनकी बहन और फ्रैंक समेत सब हैरान रह जाते हैं और मिस्टर डी विंटर काफ़ी शदीद गुस्से से उसे कहते हैं कि वो अभी इसी वक्त अपने ड्रेस को चेंज करके आए। इस बात से नरेटर समझ आती है कि ये वही ड्रेस होगा जो रेबेका ने अपनी लास्ट पार्टी में पहना था। यहाँ पर नरेटर की मेड उसे बताती है कि ऐसा ड्रेस बनवाने का आइडिया उसे मिसेस डेनवर्स ने दिया था और नरेटर को फ़ौरन समझ आ जाती है कि ये मिसेस डेनवर्स की एक चाल थी। उसी पार्टी में हमें देखने मिलता है कि नरेटर को फिर से वही लड़की नज़र आई है जो उसके ख्वाब में आती है। नरेटर उसका पीछा करने की कोशिश करती है मगर उस तक नहीं पहुंच पाती। सीन्स बदलते हैं और हमें दिखाया जाता है कि नरेटर इन सब वाक़यात से काफ़ी ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार होती जा रही है और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए मिसेस डेनवर्स बार बार उसे उसकी लो क्लास की याद दहानी करवाती रहती हैं और वो हर चीज़ में उसका कंपैरिजन रेबेका से करती हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खोती जा रही है। इसी दौरान दिखाया जाता है कि एक दिन मिसेस डेनवर्स उसे सुसाइड पर उकसाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनका कहना था कि रेबेका हमेशा से मिस्टर डी विंटर की ज़िंदगी में थी, है और रहेगी, इसलिए नरेटर की वहाँ पर कोई जगह नहीं है। नरेटर अभी ये सोच ही रही होती है कि उतनी देर में सब लोग समंदर की जानिब भागना शुरू हो जाते हैं। नरेटर भी वहाँ जाती है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि समंदर में बोट के अंदर से किसी की लाश मिली है। हमें ये बताया जाता है कि ये लाश रेबेका की है और इस पर सब लोग काफ़ी हैरान होते हैं, क्योंकि मिस्टर डी विंटर ऑलरेडी रेबेका की मिली हुई बॉडी को दफना चुके थे। अब सब लोग मिस्टर डी विंटर से पूछना चाहते हैं मगर मिस्टर डी विंटर वहाँ पर मौजूद नहीं होते। काफ़ी देर इंतजार करते रहने के बाद नरेटर बोट हाउस की जानिब जाती है, जहाँ पर मिस्टर डी विंटर मौजूद होते हैं। नरेटर उन्हें सच बताने को कहती है तो यहाँ पर मिस्टर डी विंटर हमारी नरेटर से कहते हैं कि वो हमेशा से रेबेका से नफरत करते आए हैं, इतनी शदीद नफरत कि वो बयान भी नहीं कर सकते। ये बात नरेटर के लिए काफ़ी नई थी, क्योंकि वो तो इसी बात से परेशान थी कि शायद मिस्टर डी विंटर की ज़िंदगी से रेबेका की मोहब्बत ख़त्म नहीं हो सकती। वो उनसे वजह पूछती है तो मिस्टर डी विंटर बताते हैं कि रेबेका एक बहुत ही लूज कैरेक्टर औरत थी और उसका काफ़ी ज़्यादा मर्दों के साथ अफेयर था। ख़ास करके रेबेका के ताल्लुकात अपने कज़न के साथ बहुत ही ज़्यादा गहरे थे, जिसका यहाँ पर आना मिस्टर डी विंटर ने बंद कर दिया था। मिस्टर डी विंटर कहते हैं कि लेकिन उन्होंने इस चीज़ की भनक कभी भी किसी को नहीं लगने दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग उनकी शादी का मजाक उड़ाएं। और वो हमारी नरेटर को बताते हैं कि रेबेका उनकी ये कमज़ोरी जान चुकी थी कि वो अपने फैमिली नाम को बचाने के लिए कभी भी रेबेका को डिवोर्स नहीं देंगे। इस वजह से वो बेखौफ होकर अपने सारे काम करती रहती थी। मिस्टर डी विंटर कहते हैं कि इसी तरह वो एक रोज़ रात के टाइम लंदन से वापस आई और जब वो वापस आई तो वो काफ़ी ज़्यादा बीमार लग रही थी और उसने मिस्टर डी विंटर से कहा कि वो एक डॉक्टर से मिलकर आ रही है और साथ ही उसने मिस्टर डी विंटर को ये भी बताया कि अगर वो माँ बन जाती है तो मिस्टर डी विंटर कभी भी सोसाइटी के आगे ये चीज़ प्रूफ नहीं कर सकते कि ये बच्चा उनका नहीं है।
इस बात से मिस्टर डी विंटर को गुस्सा आ जाता है और वो गन निकाल लेते हैं, जिस पर रेबेका उन्हें उकसाती है कि वो उसको मार दें, और तैश में आकर मिस्टर डी विंटर ऐसा ही करते हैं और उसे मारने के बाद उन्होंने रेबेका की बॉडी को बोट में डालकर बोट में सुराख कर दिए ताकि सबको ये लगे कि बोट खराब होने की वजह से वो डूब के मर गई। अब रेबेका की बॉडी मिलने के बाद इस केस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मिस्टर डी विंटर को भी बुलाया जाता है। पर नरेटर उनसे कहती है कि वो अपने बयान में अब यही कहें कि उस टाइम पे वो परेशान थे, वो अपनी बीवी की मौत से गमज़दा थे, इस वजह से उनसे बॉडी की शनाख्त में गलती हो गई। कोर्ट रूम में हमें देखने मिलता है कि डिटेक्टिव सबको बताता है कि सारे हालात को देखने के बाद 2 नतीजे निकलते हैं, या तो रेबेका ने सुसाइड की है या उसका किसी ने इंटेंशनली मर्डर किया है। और जब वो मिस्टर डी विंटर से पिछली बॉडी के बारे में पूछते हैं तो मिस्टर डी विंटर वही बयान देते हैं कि उनको गम की वजह से पता नहीं चला। अदालत डिटेक्टिव्स को टाइम दे देती है कि वो केस में फर्दर इन्वेस्टिगेट करें और पता चलाएं कि क्या ये मर्डर था या नहीं। हमें देखने मिलता है कि उस रात रेबेका का वो कज़न दोबारा से मिस्टर डी विंटर के पास आता है और मिसेस डी विंटर और मिस्टर डी विंटर को ब्लैकमेल करते हुए 10,000 पाउंड मांगता है, जिसके इवज़ वो रेबेका का लिखा गया ख़त कोर्ट में पेश नहीं करेगा। ख़त में रेबेका ने अपने कज़न को अपने घर पे इनवाइट किया था, जिसमें उसने ये लिखा था कि वो उससे एक बहुत ही अहम बात शेयर करना चाहती है। मिस्टर डी विंटर इस ब्लैकमेलिंग में आना नहीं चाहते, मगर नरेटर उन्हें कहती है कि वो इसको पैसे देकर इसका मुंह बंद करवा दें। अगले दिन कोर्ट हियरिंग्स में हमें दिखाया जाता है कि मिसेस डैनवर्स बयान देने आती हैं और वो कोर्ट को बताती हैं कि कल रात रेबेका का कज़न आया था, जिसे मिस्टर डी विंटर ने 10,000 पाउंड्स देकर उसका मुंह बंद रहने को कहा, और मिसेस डैनवर्स को पूरा शक है कि रेबेका का कत्ल मिस्टर डी विंटर ने किया है। मिसेस डैनवर्स कोर्ट को ये भी बताती हैं कि जिस रात रेबेका घर वापस आई थी लंदन से, उस रात वो काफ़ी बीमार लग रही थी और मिसेस डैनवर्स के ख्याल में वो शायद प्रेग्नेंट थी, मगर वो ये बात श्योरिटी से नहीं बता सकती क्योंकि रेबेका ने उन्हें फ़िलहाल कुछ भी नहीं बताया था। ये खबर सुनते साथ ही रेबेका का कज़न काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से मिस्टर डी विंटर पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुमने मेरे बच्चे को भी कत्ल कर दिया। इस खबर के बाद मिस्टर डी विंटर को जेल में बंद कर दिया जाता है और उनके घर की तलाशी के ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं ताकि रेबेका के डॉक्टर से ये चीज़ कंफर्म हो सके कि क्या वो प्रेग्नेंट थी या नहीं। यहाँ हमें देखने मिलता है कि नरेटर फ्रैंक से रेबेका के डॉक्टर का एड्रेस लेकर डिटेक्टिव से पहले डॉक्टर्स तक पहुँच जाती है और वहाँ पे अभी वो रेबेका की केस फाइल चुराती ही है कि उतनी देर में डिटेक्टिव्स भी आ जाते हैं। डर के मारे वो सर्जरी रूम में छुप जाती है। फाइल ना मिलने पर डिटेक्टिव्स को कुछ शक होता है और डॉक्टर उन्हें बताता है कि आपसे पहले एक लड़की भी आई थी। इस तरह से नरेटर डिटेक्टिव्स के हाथ लग जाती है और जब वो लोग सब फाइल पढ़ते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक रेबेका के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैंसर था और वो प्रेग्नेंट नहीं थी। डिटेक्टिव्स इस बात पर थोड़ा हैरान होते हैं कि शायद ये रिपोर्ट्स झूठी हों, जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं थी, बल्कि वो तो माँ बन ही नहीं सकती थी इस कैंसर की वजह से, और रेबेका के पास सिर्फ कुछ ही दिन जिंदगी के बाकी बचे थे। यहाँ पर नरेटर्स डिटेक्टिव से कहती है कि इस बात से साबित होता है कि रेबेका ने सुसाइड की थी क्योंकि वो दर्द भरी मौत नहीं मरना चाहती थी, इस वजह से उसने पहले ही खुद को ख़त्म कर लिया। डॉक्टर नरेटर की इस बात से सहमति शो करता है और वो कहता है कि ये बात रेबेका ने उसको भी कही थी कि वो सिसक के मरने से बेहतर एक ही दफ़ा मरने को प्रेफर करेगी। इसके बाद मिस्टर डी विंटर को जेल से छोड़ दिया जाता है क्योंकि रेबेका का मर्डर एक सुसाइड डिक्लेयर हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मिसेस डैनवर्स इन सारी चीज़ों से गमज़दा होकर मैंडरली को आग लगा देती हैं। और जब नरेटर उससे पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो वो कहती हैं कि वो कभी भी उसको रेबेका की जगह पर बर्दाश्त नहीं कर सकती और रेबेका ने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि मिसेस डैनवर्स को लगता है कि रेबेका अगर अपनी ज़िंदगी आज़ादाना तौर पर जीना चाहती थी तो उसे इस चीज़ का पूरा हक था। मर्दों की सोसाइटी के सेट किए गए स्टैंडर्ड्स में अगर वो पूरी नहीं उतरती थी तो इसका ये मतलब नहीं कि उसे एक बुरी औरत करार दे दिया जाए। और वो रेबेका से इस कदर शदीद मोहब्बत करती थीं कि उसके बाद अब वो मैंडरली में नहीं रहना चाहती थी और ना ही वो ये कभी देखना चाहेंगी कि मैंडरली किसी और के हवाले हो गया है। इस वजह से उन्होंने मैंडरली को आग लगा दी और वो खुद भी एंड पर सुसाइड कर लेती हैं। मूवी के एंड पर हमें दिखाया जाता है कि हमारी नरेटर, जो कि स्टार्ट में एक बहुत ही डरपोक लड़की थी, अब वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट औरत बन चुकी थी और अब उसको अपने डिसीजंस खुद लेने आ गए थे।